वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी ये 7 चैप्टर का साइंस 2 के 7 चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें फर्स्ट आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच फंक्शन आर परफॉर्म बाय एंजाइम्स सिक्रेटेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसके लिए कौन से एंजाइम्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर मैकेनिज़्म देखते हैं तो उसमें जो भी फूड हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो व्हाइल च्यूइंग और एडिंग द सलाइवा वहीं से हमारे इसमें डिफरेंट एंजाइम्स का प्रोसेस जो होता है इन डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसमें जो डाइजेशन पूरा कंप्लीट होने तक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उसमें वर्क करते हैं। जैसे हमने क्रेब्स साइकिल देखा था या ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस देखा था, उसमें जो एनर्जी जनरेशन होता है या पूरे प्रोसेसेस में कन्वर्शंस जो होते हैं वो पूरे इसमें एंजाइम्स का रोल जो होता है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और क्रूशियल रोल ऑफ द एंजाइम। तो डिफरेंट एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम help in the digestion of the food. The complex food component are broken down to simple absorbed substances due to the enzymatic action. Okay? जैसे हमने ग्लूकोज का कन्वर्शन पूरा देखा था कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। मीन्स क्या हुआ यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है जैसे C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज है तो वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में। तो इसलिए ये पूरा जो कन्वर्शंस है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एंजाइमेटिक एक्शन। नाउ गिव द नेम ऑफ सम सच एग्जांपल। जो ये एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे जो एंजाइम्स हैं उनके नाम अगर हम लोग देखें तो पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं जो स्टमक से सिक्रेट होते हैं। देन अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज secreted by the pancreas, peptidase and other enzymes secreted by the intestinal gland in small intestine. These are the enzymes which brings about the process of digestion in human beings. Then microbial enzymes कौन से होते हैं इसमें? माइक्रोबियल एंजाइम्स क्या है यहाँ पर? तो जनरली कहते हैं जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमें करना है या जैसे हमने यहाँ पर इसके पहले देखा था कि अगर मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं यूज़ किए रहते हैं। तो वैसे ही एंजाइम्स जो हैं तो ये क्या करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल कैटलिस्ट, क्योंकि केमिकल्स अगर हमारे बॉडी में इनहेल हम लोग कर रहे हैं समवॉट दे विल कॉजेस अ प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम होता है। इसलिए क्या है अगर हम लोग माइक्रोबियल एंजाइम्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोबियल एंजाइम्स क्या हो गए, दीज आर द लेस हार्मफुल टू अवर बॉडी और वो हमारे इसमें हेल्प भी करते हैं। दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग द केमिकल कैटलिस्ट इफ़ वी आर यूजिंग अ माइक्रोबियल एंजाइम देन दीज आर वेरी बेटर। ना ये जो यहाँ पर एंजाइम्स हमने यूज़ किए हैं तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये माइक्रोबियल एंजाइम्स जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पर, न्यूट्रल पीएच पर और न्यूट्रल प्रेशर पर यहाँ पर वर्क करते हैं। उसके बाद जो एनर्जी है माइक्रोबियल एंजाइम की वजह से हमें वो सिंपलर फॉर्म में होते हैं, हमारी बॉडी उसे इजीली एडजस्ट कर सकती है। इसलिए जो केमिकल एनर्जी को डाइजेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एनर्जी लगती है वो यहाँ पर नहीं लगती है। देन देयर इज़ अ नो नीड ऑफ इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द प्रोसेस। अगर केमिकल यूज़ करें उसका इंस्ट्रूमेंट्स पर भी कोई ना कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते रहते हैं, उसका करोजन होगा या उसका रस्टिंग हो सकता है। तो ये भी प्रॉब्लम्स इस बायोलॉजिकल माइक्रोबियल एंजाइम्स से यहाँ पर नहीं आते हैं। बट यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस जो होनी है जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस देखते हैं हम लोग या डिकम्पोजिशन प्रोसेस देखते हैं वो सिर्फ उसी टाइप के एंजाइम से यहाँ पर हो सकता है। देन अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। कुछ भी बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार नहीं होते हैं। बाय प्रोडक्ट्स नहीं निकल रहे तो हमें प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं, यहाँ पर प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उस पर जो कुछ भी खर्चा होता है प्यूरिफिकेशन पर वो भी यहाँ पर रिड्यूस्ड हो जाता है। देन एलिमिनेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज़ अवॉइडेड।
ठीक है, उसको एलिमिनेट करना है वेस्ट मटेरियल को, या उसको डिकम्पोज करना, उसको ब्रेक करना सिंपलर फॉर्म में, ये भी यहाँ पर कम हो जाता है। देन एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड, उसको हम लोग फिर से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इस अगर हम फिर से उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो द इको फ्रेंडली टू अस। अब ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जो हमारे इसमें हम माइक्रोबियल एंजाइम करके एक्ट यूज़ कर सकते हैं? तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलिसिस, लाइजेस, आइसोमरेजेस, लिगेजेस, ये जो एंजाइम्स हैं, ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल एंजाइम्स। देन इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम, इंडस्ट्रियल लेवल पर हम लोग उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ एंजाइम विद डिटर्जेंट्स, अगर डिटर्जेंट में जो हम लोग इसको एंजाइम्स को ऐड करते हैं, तो जो भी पक्के वाले दाग है या डर्ट है, उसको ये कम टेम्परेचर पर ही रिमूव कर देते हैं। अलॉन्ग विद दैट इसका एक एप्लीकेशन ये भी है कि अगर कुछ हार्ड डिटर्जेंट्स हैं, देन दैट डिटर्जेंट्स विद अफेक्ट ऑन अवर स्किन ऑल्सो, क्योंकि जब हम लोग कपड़े धोते हैं या उसको उस दाग को अगर हम लोग घसते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे हाथ पर भी वो केमिकल्स लगकर उसके कुछ रिएक्शंस होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। बट अगर ये ऐसे माइक्रो एंजाइम्स वाले हम लोग माइक्रोबियल एंजाइम्स वाले डिटर्जेंट्स अगर यूज़ करते हैं, तो वो कम टेम्परेचर पर ही वो पूरा डर्ट और मस्क वहाँ से निकाल लेते हैं। उससे कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और हमारी स्किन भी यहाँ पर सेफ रहती है। Then glucose and fructose syrup can be obtained from corn flour by the action of enzymes obtained from bacilli and streptomyces। ठीक है, जो कॉर्न फ्लोर होता है, मक्के का जो पाउडर होता है, वो उसमें से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो भी ये करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ये हम लोग इजीली उसमें से निकाल सकते हैं। Then microbial enzymes are used in various industries like cheese, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर एक्सेट्रा। ये सभी इसमें हमने यहाँ पर पहले भी इसके देखा हुआ है कि किस तरीके से हम लोग इसको इंडस्ट्रियल स्केल लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। देन फूड मटेरियल लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, केक, जूसेस आर अवेलेबल इन वेरियस कलर्स एंड फ्लेवर्स, वेदर दिस कलर एंड फ्लेवर्स आर रियली डिराइव्ड फ्रॉम फ्रूट्स। जो यहाँ पर यूज़ करते हैं वो सच में फ्रूट से ही निकाले हुए रहते हैं क्या, वो यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी इटेबल्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी खाने के लिए जब हम लोग फ्लेवर यूज़ करते हैं, तो उसमें कलर और ये जो होता है फ्लेवर्स, ये दोनों फ्रूट या एसेंस ऑफ द फ्रूट उसी से ही निकाले हुए रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट परचेज फ्रॉम द मार्केट यूज़ दिस कलर्स एंड फ्लेवर विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंथेटिक केमिकल्स। मीन्स लार्ज स्केल पर अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर कुछ सिंथेटिक केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये कलर और जो फ्लेवर हैं वो हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। देन ऑर्गेनिक एसिड्स यूज्ड इन वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स यूजफुल फॉर द सेम। ठीक है, उसके लिए कौन सा ये होता है, कमर्शियल प्रोडक्ट्स कौन से हैं और कौन से माइक्रोब्स उसके लिए यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर हमें देखना है। तो पहला सोर्स है यहाँ पर शुगर एंड बीट मोलेसिस। मोलेसिस मीन्स जो यहाँ पर जूस निकालने के बाद जो बचा हुआ रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द मोलेसिस। अमोनिया सॉल्ट, तो उसके लिए माइक्रोब यूज़ करते हैं ब्रेवी बैक्टीरियम, कॉरिनोबैक्टीरियम। ये दो माइक्रोऑर्गेनिजम्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, ब्रेवी बैक्टीरियम एंड कैरिनोबैक्टीरियम। उसमें अमाइनो एसिड होता है एल ग्लूटामिक एसिड और उसका यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लूकामेट, जिसको हम लोग अजीनोमोटो भी कहते हैं। उसके यूज़ के लिए ये जो दो माइक्रोब्स है ब्रेवी बैक्टीरियम एंड कॉरिनोबैक्टीरियम, ये यूज़ यहाँ पर होता है। देन नेक्स्ट सोर्स इज शुगर मोलेसिस एंड सॉल्ट, उसके लिए यूज़ करते हैं एस्परजिलस नाइगर। ये जो माइक्रोब है एस्परजिलस नाइगर बहुत जगह पर यहाँ पर यूज़ होता है। उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, साइट्रिक एसिड। और कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है ये, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होता है हमारा कोका कोला, मिल्क,
फैंटा वगैरह जो आपका होता है उसके जैसे ड्रिंक्स, देन टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, इसके प्रोडक्शन के लिए ये एस्परजिलस नाइगर यहाँ पर यूज होता है। देन नेक्स्ट इज़ ग्लूकोज कॉर्न स्ट्रिप लीकर, तो उसके लिए भी एस्परजिलस नाइगर ही यूज़ करते हैं, बट उसमें जो अमाइनो एसिड है दैट इज़ ग्लूकोनिक एसिड, एंड दिस ग्लूकोनिक एसिड इज़ अगेन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स यूज्ड एज सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन। ठीक है, जो सप्लीमेंट्स कैल्शियम और आयरन हमारे लिए जो बाहर से हम लोग लेते हैं उसके लिए ये कॉर्न स्टेप लीकर जो होता है वो यहाँ पर यूज़ होता है, और उसके लिए एस्परजिलस नाइगर यूज़ करते हैं। देन मोलेसिस एंड कॉर्न स्ट्रिप लीकर, उसके लिए लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रिटी ये यूज़ होता है, एंड इन दैट केस अमीनो एसिड इज लैक्टिक एसिड, और उसका यूज़ होता है सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, उसके लिए उसका यूज़ होता है। देन मोलेसेस और कॉर्न लीकर के लिए यहाँ पर एस्परजिलस इटैकोनियस ये भी यूज़ किया जाता है, और उसमें से इटैकोनिक एसिड यूज़ किया है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर माइक्रोब इसका चेंज करते हैं तो उसका अमीनो एसिड कंटेंट भी यहाँ पर चेंज हो जाता है, और उसके यूजेस जो होते हैं, उसकी एप्लीकेशन जो होती है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो ये जो हम लोग उसी मोलेसेस और कॉर्न स्टेप लीकर के साथ जब एस्परजिलस इटैकोनियस ये माइक्रोब अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें अमीनो एसिड कौन सा मिल रहा है यहाँ पर, इटैकोनिक एसिड, और ये जो इटैकोनिक एसिड होता है दैट इज़ यूज्ड इन द पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक इंडस्ट्री, गम प्रोडक्शन एक्सेट्रा, इस अलग अलग जगह पर ये यहाँ यूज होता है। देन ज़ैंथन गम, अब ये जो ज़ैंथन गम है दैट द गम इज़ ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलेसिस। ठीक है, तो उसमें ज़ैंथोमोनाज स्पीशीज़ जो होती हैं वो ज़ैंथोमोनाज स्पीशीज़ यहाँ पर यूज़ करते हैं टू मेक ज़ैंथम गम, और उसमें करते क्या है फिर जो स्टार्च और मोलेसिस होते हैं उसको फर्मेंट करते हैं। It is useful due to the properties like solubility in hot and cold water, and it has high density. लोअर टेम्परेचर भी वो सोल्यूबल होता है और हायर टेम्परेचर भी ये सोल्यूबल होता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, वेडिसाइड्स, टेक्सटाइल पिगमेंट्स, टूथपेस्ट, हाई क्वालिटी पेपर एक्सेट्रा। यह ज़ैंथम गम अभी करता क्या है, इट इम्पार्ट्स थिकनेस टू द आइसक्रीम, पुडिंग्स, चॉकलेट ड्रिंक्स, इंस्टेंट सूप एक्सेट्रा। अगर आप सिंपल आइस अगर रख रहे हो इसमें, या दूध भी अगर आप कटोरी में रखोगी क्योंकि दूध से ही आइसक्रीम बना रहता है, तो उसको अगर हम लोग कटोरी में रखते हैं तो उसमें आइस के ऐसे क्रिस्टल्स लगते हैं, बट जो लार्ज स्केल पर हम देखते हैं बाहर से जो हम आइसक्रीम लेकर आते हैं वो हमें सॉफ्ट लगता है, तो उसमें क्या होता है दिस इन दैट दिस ज़ैंथम पाउडर इज़ एडेड, ये ज़ैंथम गम उसमें ऐड किया होता है, बिकॉज ऑफ दैट इट विल गिव्स अ थिकनेस, ये थिक बनता है और सॉफ्ट भी अच्छे तरीके से ये बन जाता है। दिस इज द ज़ैंथम गम। देन सब्सटेंसेस ऑब्टेनिंग बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग एंड देयर रोल्स, अब कहाँ पर होते हैं, जैसे सब्सटेंसेस हमें माइक्रोबियल प्रोसेसिंग से मिले हुए हैं सिट्रिक, मैलिक एंड लैक्टिक एसिड, तो ये किसके होते हैं, टू इम्पार्ट एसिडिटी, जब यहाँ पर हमें एसिडिक मटेरियल देना है तो उसके लिए ये हमें काम में आते हैं। देन ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये होते हैं प्रोटीन बाइंडिंग के लिए, प्रोटीन को बाइंड करके रखने के लिए, उसको कोएगुलेट करके रखने के लिए हमें ये यूज़ होता है। देन नाइसिन एंड नेटामाइसिन माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर करके वो होता है, मीन्स जो अनवांटेड बैक्टीरिया है उसको वो अंदर यहाँ पर नहीं आने देते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, B12, B2 ये ऐसे सभी होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स। देन बेटा कैरोटीन, लाइकोपेनेस, ज़ैंथिनेस, ल्यूटिन, ये सब होते हैं एडिबल कलर्स जो हम लोग फूड मटेरियल में यूज़ करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स फॉर द इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफायर करके हम लोग यूज़ करते हैं उसे।
देन वैनिलिन, इथिल ब्यूटेरेट, पेपरमिंट फ्लेवर, इसेंस ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये सब किसके लिए यूज़ करें हम लोग? इसेंस के लिए। पर्टिकुलर जो फ्लेवर हमें उसके लिए इसेंस करके हम लोग ये यूज़ करते हैं। देन झाइलिटॉल, एस्पर्टेन, ये सब किसके लिए? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के लिए, जो जिसमें कैलोरीज कम होती हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस है ये हमें सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोबियल एंजाइम्स की वजह से मिलते हैं, और उसके डिफरेंट रोल्स जो होते हैं वो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। द नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है? सबको पता है, जब हमें कोई भी बुखार आता है या कोई हमें डिफ़िकल्टी, अगर हमारे बॉडी प्रॉब्लम्स कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हमें अराइज हो रहे हैं तो हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। बट एक्चुअली ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटी मीन्स क्या होगा? अपोजिट। एंड बायोटिक मीन्स जो भी कोई हमारे इसमें अनवांटेड बैक्टीरिया गया है उसको अगर किल करने का काम जो कुछ करता है, दैट आर द एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक्स एक्चुअल में होता क्या है? तो कुछ बैक्टीरिया और फंगा ऐसे होते हैं जो उस दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़फुल होते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया या फंगाई हैं उसमें से कार्बन कंपाउंड्स यहाँ पर बाहर निकलते हैं, और ये कार्बन कंपाउंड्स यूज़ करके जो मेडिसिन्स बनाए जाते हैं उसको हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। कार्बन कंपाउंड्स obtained from some bacteria and fungi which are able to destroy or prevent the growth of harmful organisms are called antibiotics। उसको हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। Then which precautions should be taken about their consumption? अगर हमें उसको देना है तो हमें किस तरीके से उसके कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं? तो एक्चुअली जनरली क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जब हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है तभी हमारे लिए ये यूज़फुल होते हैं, और हर एक इस पर एक ही एंटीबायोटिक चलेगा ऐसा भी यहाँ पर मीन्स बुखार आया तो भी सेम एंटीबायोटिक लिया, पेट दर्द दे रहा है तो भी सेम एंटीबायोटिक लिया, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। इसलिए हमेशा हमें एंटीबायोटिक्स जो लेने हैं वो खुद के मन से नहीं लेने हैं, वो हमें हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए ही जो होते हैं वही हमें लेने हैं। उसके बाद फिर हमें प्रिकॉशन ये भी लेनी है कि जो भी कोर्स हमें डॉक्टर ने कंप्लीट करने के लिए कहा है कि अगर 5 दिन का पूरा कोर्स है उस डोज का, उस एंटीबायोटिक्स का, तो हमें 5 दिन ये कोर्स पूरे दवाई लेकर उसे कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं कि अभी 2 दिन हमने दवाई ली, हमें ठीक लग रहा है तो उसके बाद हमने आगे का डोज कंप्लीट नहीं किया या दवाई लेना छोड़ दिया, ऐसा हमें नहीं करना है। क्योंकि पर्टिकुलरली जो डोज का पीरियड होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कम्प्लीटली इनएक्टिव करने के लिए यूज़फुल होता है। तो इसीलिए अगर हमें ठीक भी लगता है तो भी हमें उसका डोज पूरा कंप्लीट करना है जितना डॉक्टर ने लिख कर दिया है। एक तो देन देखते वक्त हमें कभी भी मेडिसिन कोई भी लेने हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके हमें लेनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सिम्टम्स अगर हमें जो दिख रहे थे वही अगर हमें दूसरे व्यक्ति में भी दिख रहे हैं तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर को ना बताए हुए सेम मेडिसिन किसी के भी साथ हमें शेयर यहाँ पर नहीं करनी है। अगर सिम्टम्स भी सेम लग रहे हैं तो भी हमें ये मेडिसिन दूसरे एंटीबायोटिक्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करने हैं। इतनी प्रिकॉशंस हमें यहाँ मेडिसिन्स यूज़ करते वक्त या उसका कंजम्पशन करते वक्त हमें लेने हैं। देन एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, दीज आर द मेडिसिन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज एंड फंगाई बाय कैरिंग आउट सर्टन प्रोसेसेस। उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और उसमें से फिर वो कार्बन कंपाउंड निकाल कर उसके एंटीबायोटिक्स निकाल देते हैं, बनाते हैं। Then many diseases of human and animal can be have been controlled due to the antibiotics। जैसे अलग अलग एंटीबायोटिक्स जो होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ऐसे 2 टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं। कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ ग्राम निगेटिव होते हैं। उनका वो स्पेशल क्लास है, ऐसे उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग ये एंटीबायोटिक्स जो हैं
जैसे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, बेसिट्रेसिन, इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, वैनकोमाइसिन, रिफामाइसिन, नियोमाइसिन, ये सभी क्या है, ऑल दीज आर द डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। और अलग अलग बैक्टीरिया पर अलग अलग एंटीबायोटिक्स यहाँ पर एक्ट करके वो हमें यहाँ रिलीफ दे सकते हैं। देन नेक्स्ट इज बायोगैस प्लांट। सबको पता है बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट में कौन कौन से मटेरियल हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे एनिमल और प्लांट वेस्ट हैं, पान के पत्ते हैं या कुछ बॉडी पार्ट्स हैं एनिमल के, एनिमल डंक है, यूरिन है, फार्म वेस्ट जो कुछ भी होता है, ये सब कुछ हम लोग बायोगैस प्लांट में डिकम्पोज कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें यहाँ पर कौन से मटेरियल की यूज़ होते हैं, विच यूजफुल मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू इट, विच इज़ द फ्यूल आउट ऑफ दिस। तो मैन्योर अगर हमें बेस्ट क्वालिटी मैन्योर अगर हमें देखते हैं, फ्यूल हमें जो मिलता है यहाँ पर, तो उसमें बायोगैस प्लांट में हमें मीथेन गैस मिलता है। ठीक है, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और H2S भी यहाँ पर स्मॉल प्रोपोर्शन में ऑब्टेन होता है। देन डिकम्पोजिशन अकर्स थ्रू विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसमें यूजफुल होते हैं। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो एनिमल के एक्सक्रीटा में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ से वो जो बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, वो स्टार्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। देन माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स, जो फ्यूल्स हम लोग कहते हैं, जैसे बायोफ्यूल्स जिसको हम लोग कहते हैं, एक बायोगैस प्लांट का हमारा हो गया, उसी तरीके से बायोफ्यूल्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर अलग अलग टाइप से हमें मिल सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें है गैसियस फ्यूल मीथेन, जो हमें मिलता है माइक्रोबियल एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है या फिर हम लोग जो हमारे किचन का भी जो वेस्ट होता है वो भी यहाँ पर ले सकते हैं अलॉन्ग विद द इंडस्ट्रियल वेस्ट। दिस अगर ये हम लोग यहाँ पर डिकम्पोज कर रहे हैं तो उससे हमारा जो सॉलिड वेस्ट का प्रॉब्लम होता है तो वो भी यहाँ पर कंट्रोल में आ जाता है। दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देन फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस बाय ईस्ट सैक्रोमाइसिस, उसमें से हमें इथेनॉल मिलेगा और वही उसके से हमें क्लीन और स्मोकलेस फ्यूल भी ऑब्टेंड होंगे। ये किस तरीके से होता है वो हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। देन फ्यूल ऑफ फ्यूचर इज़ हाइड्रोजन गैस। इट इज़ रिलीज्ड व्हेन बैक्टीरिया परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटो रिडक्शन टू रिलीज द हाइड्रोजन। जब फोटो रिडक्शन प्रोसेस मीन्स लाइट का रिडक्शन जिसे होता है, विद द हेल्प ऑफ लाइट रिडक्शन जब होता है, दैट इज़ द फोटो रिडक्शन, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोब्स। तो उससे जो फ्यूचर में हाइड्रोजन गैस हम लोग देखते हैं यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग बना सकते हैं। देन सिमिलर टू फ्यूल वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड थ्रू द माइक्रोबियल प्रोसेसेस, वो भी यहाँ पर देखते हैं, जैसे वेरियस अल्कोहल्स हैं, एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड, फैटी एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ये सभी जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं जो हमें अलग अलग जगह पर यूज़फुल होते हैं, ये भी इस प्रोसेस से हमें मिलते हैं। और वैसे ही कुछ रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक और फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यहाँ पर यूज़फुल रहते हैं। इसलिए जो हमारा मीन्स इतने छोटे जो हम लोग जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, उनका साइज़ हमें माइक्रोस्कोप के साइज से देखना पड़ता है, बट ये इतने छोटे माइक्रो साइज़ वाले ऑर्गेनिजम्स भी हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ये हमें यहाँ पर इसमें पता चलता है। देन बायोफ्यूल, बायोफ्यूल में क्या हो रहा है, ये एक टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और इसमें से हमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। अब जनरली व्हाट हैपन्स, ये बायोफ्यूल में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है एनिमल्स का या बोलो फिर प्लांट्स का, वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसकी वजह से जो पोल्यूशन कंट्रोल होता है वो भी यहाँ पर एक बेनिफिट है,
और हमें एनर्जी भी इससे बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिलती है। देन ये जो फ्यूल्स हैं वो हमें अलग अलग टाइप से मिलते हैं। जैसे सॉलिड यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगर, तो कोल, डंग, क्रॉप रेसिड्यू, ये इससे हमें मिलता है। लिक्विड में अगर देखें तो वेजिटेबल ऑयल्स और अल्कोहल। गैशियस में गोबर गैस, कोल गैस। और ये जो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत कम कॉस्ट में हमें यहाँ पर ये मिलते हैं। अब जनरली हाउ दिस प्रोसेस विल कैरिड आउट, वो अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बायोमास लिया हुआ है। अब बायोमास मीन्स जो प्लांट के जो गिरे हुए पत्ते रहते हैं, हमें पेड़ तोड़ना है कि इसके लिए नहीं, बट हमें क्या करना है, इसके लिए जो प्लांट के पड़े हुए पत्ते रहते हैं या फिर जो फ्रूट के पील्स होते हैं, जो वेजिटेबल का पार्ट होता है जो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, वो ये सभी क्या करना है, हमें यहाँ पर कलेक्ट करना है। या फिर जब हार्वेस्टिंग भी करते हैं तो बीज उसमें से निकल जाते हैं, जैसे गेहूँ निकल गया, राइस निकल गया, तो उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है, जो सेलुलोज जिसको हम लोग कहते हैं, वो सभी क्या करते हैं, हम लोग बायोगैस प्लांट में उसे डालते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्वर्शन क्या होगा, जो भी सेलुलोज यहाँ पर प्रेजेंट है उसमें से यहाँ ग्लूकोज निकलेगा। और फिर ये जो ग्लूकोज है यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, ये पूरा हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, देन सेलुलोज जो बचे हैं वो बायोगैस प्लांट में आ गए, और इस बायोगैस प्लांट में से फिर यहाँ पर ये जो सेलुलोज है और ये यहाँ पर कंपनी में इसको डिकम्पोज हो रहा है। देन वी आर गेटिंग द शुगर and these sugars are again converted into the liquid fuel। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर आपको लिक्विड फ्यूल जो है वो यहाँ पर हमारे इसमें तैयार हो रहे हैं टू द फर्मेंटेशन। ये शुगर क्योंकि हमें पता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स ग्लूकोज जो होता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फॉर्म, और उसमें से ही हमें यहाँ पर बायोफ्यूल्स मिल रहे हैं, जो बायोफ्यूल हम लोग यहाँ पर अलग अलग व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर इवॉल्व हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से एटमॉस्फेयर में जाकर दैट विल यूटिलाइज बाय द प्लांट्स। ठीक है, और वही फिर से यहाँ पर बायोमास की यूटिलाइजेशन के लिए यूज़फुल होकर ये साइकिल यहाँ कंप्लीट हो जाती है। दीज आर द यूजफुल प्रोसेस बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ द माइक्रोब्स वी कैन गेट दिस बायोफ्यूल्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर माइक्रोब्स का प्ले होता है, और इसीलिए ये एक जो सोर्स है वो हम लोग इन फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये रिन्यूएबल सोर्स है क्योंकि पेड़ के पत्ते गिरने ही वाले हैं, जो वेस्ट है सॉलिड इसका किचन वेस्ट वो भी यहाँ पर निकलने वाला है। तो इन सब को हम लोग अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करके पोल्यूशन कंट्रोल भी कर सकते हैं, और फ्यूचर जनरेशन के लिए एनर्जी भी हम लोग यहाँ पर सेव कर सकते हैं।